हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपकी बीए सेकेंड ईयर की जो बुक है कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। बुक का कोड है PLS 201। उसका आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2 का टॉपिक नंबर 2। और इस बुक से रिलेटेड सभी वीडियो मेरे चैनल पर प्रोवाइड की गई हैं तथा नोट्स का लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं टॉपिक की। तो आज का हमारा टॉपिक है संघात्मक एवं एकात्मक प्रणाली। तो संघात्मक सरकार के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि संघात्मक सरकार होती क्या है। तो संघात्मक सरकार उसे कहते हैं जहां पर संविधान के द्वारा शक्तियां केंद्र तथा प्रांतों में बटी होती हैं और दोनों अपने कार्यों में स्वतंत्र होते हैं। इसका अर्थ यह है कि केंद्रीय सरकार को दी गई शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते और न ही प्रांत केंद्रीय सरकार को दिए गए कार्यों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। संघात्मक को अंग्रेजी भाषा में फेडरलिज्म कहा जाता है और जो फेडरलिज्म है वो लैटिन भाषा का एक शब्द है और इसका अर्थ होता है संधि अथवा समझौता। संघात्मक सरकार इस प्रकार समझौते का परिणाम होती है। जिस तरह किसी समझौते के लिए एक से अधिक पक्षों का होना आवश्यक होता है, उसी तरह जो है संघात्मक राज्य की स्थापना करने के लिए दो से अधिक राज्यों के बीच समझौते की आवश्यकता होती है। तो ये थी संघात्मक शासन प्रणाली, जिसमें जो है संविधान के द्वारा शक्तियां केंद्र तथा प्रांतों में जो है बटी होती हैं, उसे कहा जाता है संघात्मक सरकार। अब हम जानेंगे संघात्मक सरकार की परिभाषा के बारे में। संघात्मक सरकार की परिभाषा से आपको इसका अर्थ जो है वो और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मार्टेस्क्यू के अनुसार संघात्मक सरकार एक ऐसा समझौता है जिसके द्वारा बहुत से एक जैसे राज्य एक बड़े राज्य के सदस्य बनने की सहमत हो जाते हैं। अब संघात्मक सरकार की एक और परिभाषा दी गई है अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, और उन्होंने कहा है कि संघात्मक राज्य तोड़े ना जा सकने वाले राज्यों का बना तोड़ा जा सकने वाला एक संघ होता है। एक और परिभाषा है हैमिल्टन के अनुसार संघात्मक शासन राज्यों का एक समुदाय है जो एक नए राज्य का एक नए राज्य का निर्माण करता है। अब संघात्मक सरकार के कुछ आवश्यक तत्व हैं जिसमें जो है वहाँ पर लिखित संविधान होना चाहिए। संविधान की सर्वोच्चता देखी जाती है, कठोर संविधान, द्विसदनीय विधानमंडल, दोहरी नागरिकता, शक्तियों का विभाजन, न्यायपालिका की श्रेष्ठता, केंद्र तथा प्रांतों के झगड़ों को निपटाना, संविधान की व्याख्या करना तथा संविधान की रक्षा। अब हम देखेंगे संघात्मक सरकार के गुण। तो सबसे पहले है कि विभिन्नता में एकता होती है, ये निर्बल राज्यों को शक्तिशाली राज्यों में सुरक्षा कराता है, शासन में कार्यकुशलता आती है, आर्थिक विकास के लिए लाभदायक होती है, यह बड़े राज्यों के लिए उपयुक्त है, ये नागरिकों की प्रतिष्ठा बढ़ाती है, राजनीतिक शिक्षा प्रदान करती है, केंद्रीय सरकार को निरंकुश बनने से रोकती है, स्थानीय मामलों में रुचि बढ़ाती है, यह विश्व राज्य के लिए एक आदर्श है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को ये बढ़ाती है और बचत का कार्य करती है। तो ये थे संघात्मक सरकार के गुण। अब हम देखेंगे संघात्मक सरकार के दोषों या हानियों के बारे में। तो सबसे पहले ये है कि इसमें दुर्बल शासन को देखा जाता है, राष्ट्रीय एकता को ये खतरा होती है, संघ के टूटने का भय यहाँ पर हमेशा बना रहता है, न्यायपालिका को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया जाता है, बुरे प्रशासन के लिए किसी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि एक राज्यों का संघ होता है, दोहरी नागरिकता हानिकारक होती है, संविधान सभा के अनुसार नहीं बदला जा सकता है, संविधान समय के अनुसार नहीं बदला जा सकता है, शासन की एकरूपता का ना होना, खर्चीला शासन भी इसको कहा जाता है, और केंद्र और राज्यों में झगड़े, विदेश नीति में कमजोरियां। तो ये थे संघात्मक सरकार के, हमने आवश्यकता के बारे में पढ़ा, उसके अर्थ के बारे में पढ़ा, परिभाषा, आवश्यकता, गुण तथा हानियां। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे संघात्मक सरकार या कनाडा में संघीय व्यवस्था की विशेषताएं। तो ये वाला टॉपिक जो है वो आपको पेपर में काफ़ी कम पूछा जाता है, मीन्स ना के बराबर, पर आपके सिलेबस में दिया गया है इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐड ऑन कर दिया है। तो यहाँ पर जो है वो शक्तियों का विभाजन किया गया है, कठोर संविधान जो है कनाडा के संविधान की विशेषता है, लिखित संविधान है, द्विसदनीय संसद है, संघ को इकाइयों में रखा गया है, दोहरा शासन है, स्वतंत्र न्यायपालिका कनाडा के संघीय व्यवस्था को बताती है क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका को देखा गया है, प्रांतों के विशेष अधिकार। तो ये थे कनाडा की संघीय व्यवस्था की कुछ विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे कनाडा के संविधान के एकात्मक लक्षणों के बारे में। तो यहाँ पर शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में किया गया है, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पक्ष में है, गवर्नर जनरल द्वारा प्रांतों के
उपराज्यों की नियुक्ति की जाती है। सीनेट में प्रांतों का असमान प्रतिनिधित्व है। सीनेट एक शक्तिशाली सदन के रूप में गवर्नर जनरल की निषेधाधिकार की शक्ति, न्यायिक नियुक्तियां तथा इकहरी न्यायिक व्यवस्था। ये वाला जो आपका टॉपिक है वो पेपर में कभी नहीं पूछा गया है, बट हाँ आपके सिलेबस में था, इसलिए हमने ऐड ऑन कर दिया। अब जानेंगे एकात्मक सरकार के बारे में। तो एकात्मक शासन वह शासन है जिसमें जो है वो शासन की समस्त शक्तियाँ केंद्रीय सरकार के पास केंद्रित होती हैं। सुविधा की दृष्टि से केंद्रीय सरकार प्रांतों की स्थापना करती है तथा उन्हें थोड़ा बहुत अधिकार प्रदान करती है। केंद्रीय सरकार जब चाहे इन प्रांतों को जो है सीमाओं घटा बढ़ा भी सकती है। आधुनिक राज्य क्षेत्र व जनसंख्या में इतने विशाल हैं कि प्रत्येक राज्य को प्रांतों अथवा इकाइयों में बांटा गया है। इन प्रांतों अथवा इकाइयों को प्रांतीय शासन चलाने के लिए कुछ अधिकार तथा शक्तियां प्राप्त होती हैं। इन प्रांतीय सरकारों का केंद्रीय सरकारों से क्या संबंध है? इस आधार पर सरकारों का वर्गीकरण एकात्मक तथा संघात्मक रूपों में किया जाता है। एकात्मक सरकार में शासन की समस्त शक्तियाँ जो है वो केंद्र सरकार के पास होती हैं। अब इसकी कुछ परिभाषा है, जैसे डाइसी के अनुसार एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा सर्वोच्च शक्ति का स्वाभाविक प्रयोग किया जाना भी ही एकात्मक शासन है। दूसरी परिभाषा है स्ट्रोंग के अनुसार एकात्मक राज्य वह है जो एक केंद्रीय शासन के अधीन जो है वो संगठित रहते हैं। तो ये थी एकात्मक सरकार की कुछ परिभाषाएं। अब हम इसके लक्षण पढ़ लेते हैं। तो शक्तियों का केंद्रीकरण इसमें देखा गया है। विकेंद्रीकरण संघात्मक सरकार की विशेषता है। प्रांतों का अस्तित्व केंद्र पर निर्भर करता है। कठोर अथवा लचीला संविधान यहाँ पर भी देखा गया है। प्रभुसत्ता होती है, इकहरी नागरिकता होती है, इकहरा शासन, लिखित अथवा अलिखित संविधान, जबकि संघात्मक में जो है वो दोहरी नागरिकता देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे एकात्मक सरकार के कुछ गुणों के बारे में। तो इसमें शक्तिशाली शासन होता है, सादा शासन देखा जाता है, लचीला प्रशासन होता है, कम खर्चीला शासन इसको कहा जाता है, शासन की एकरूपता होती है, राष्ट्रीय एकता आती है, कार्यकुशल शासन होता है। संकट काल के लिए इस शासन सरकार को उपयुक्त माना जाता है। इकहरी नागरिकता होती है, छोटे छोटे राज्यों के लिए उपयुक्त होती है। प्रशासन में मतभेद का अंत, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सफलता, योजनाओं का सफलता, राष्ट्रीय एकता, प्रशासकीय कुशलता या अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सफलता। अब हम देखेंगे इसके दोषों के बारे में। तो सबसे पहला जो इसका दोष है वो ये है कि इसमें जो है वह केंद्र का अधिक उत्तरदायित्व होता है। नागरिकों की क्षमता का विनाश होता है। कुलीन वर्ग का अनुचित प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। स्थानीय आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा का अभाव होता है। केंद्रीय सरकार की निरंकुशता, सार्वजनिक हितों की उपेक्षा होती है। केंद्र निरंकुश बन जाता है। बड़े राज्यों के लिए इसको अनुपयुक्त सरकार या शासन व्यवस्था माना गया है। नौकरशाही का इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रभाव होता है। शासन में दक्षता नहीं आती है। तो ये थे एकात्मक सरकार का अर्थ, इसकी आवश्यकता, गुण तथा दोष। अब हम देखेंगे कि चीन के संविधान की एकात्मक विशेषताएं। ये वाला टॉपिक भी काफ़ी कम पूछा जाता है, बट आपके सिलेबस में है। इकहरी न्यायिक व्यवस्था है, इसमें लिखित संविधान है, एकात्मक बहुराष्ट्रीय राज्य, केंद्रीय सरकार की व्यवस्था, स्थानीय इकाइयों में संविधान का अभाव, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का अभाव देखा गया है। अब हम देखेंगे एकात्मक तथा संघात्मक सरकार के मध्य अंतर। तो एकात्मक सरकार में एक राज्य में एक ही सरकार होती है, जबकि संघात्मक में केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त इकाइयों को अलग अलग सरकार होती है। एकात्मक में शासन का संगठन इकहरा होता है, जबकि संघात्मक में शासन का जो संगठन है वो दोहरा होता है। एकात्मक प्रांतीय सरकारों की शक्तियों का स्रोत केंद्रीय सरकार होती है, जबकि संघात्मक में केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारें अपनी अपनी शक्तियां राज्य के संविधान से प्राप्त करती है। एकात्मक लिखित व कठोर संविधान आवश्यक नहीं है, जबकि संघात्मक में लिखित व कठोर संविधान को काफ़ी ज़्यादा आवश्यक माना जाता है। एकात्मक में इकहरी नागरिकता होती है, जबकि संघात्मक में दोहरी नागरिकता होती है। एकात्मक
के उदाहरण हैं चीन, ब्रिटेन, श्रीलंका, फ्रांस, और संघात्मक के हैं भारत, अमेरिका और कनाडा। तो ये था हमारा जो टॉपिक PLS 201 की बुक है, यूनिट नंबर 2 का टॉपिक नंबर 2, संघात्मक एवं एकात्मक प्रणाली। अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। इन सभी के नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।